आपके जो पीसी का 25 टू 40% बजट है वो आप अपने ग्राफिक कार्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं वो आपकी बिल्ड के लिए और आपके यूसेज के हिसाब से बेस्ट हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड्स के बारे में और आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एक नए ग्राफिक कार्ड को खरीदने से पहले। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा अगर आप एक नया ग्राफिक कार्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो। हेलो, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं लेट्स टेक विद प्रभात। तो जब भी आप कोई नया ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे दो मेन मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिलते हैं जिनके आपको सभी ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलेंगे, चाहे आपका बजट 10,000 से कम हो चाहे आपका बजट 50,000 से ऊपर हो। तो आपको अपने कार्ड को खरीदते टाइम मैन्युफैक्चरर्स से ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस और अपने बजट पर ध्यान देना है कि आपका बजट क्या है और आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए उस ग्राफिक कार्ड से। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी के बारे में कि आपको कितनी मेमोरी तक का ग्राफिक कार्ड किस चीज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप लाइट गेमिंग करना चाहते हैं या फिर आप कोई ऐसा सीपीयू यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको जो आप ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करेंगे वो 4 या उससे कम जीबी का हो सकता है, क्योंकि अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, आपको सिर्फ अपनी वीडियो के आउटपुट के लिए कोई ग्राफिक कार्ड चाहिए तो वो इनफ रहेगा 4 जीबी या 2 जीबी ग्राफिक कार्ड। लेकिन अगर आप 1080p पे गेमिंग करना चाहते हैं और मीडियम क्वालिटी पे भी अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं और आप रेगुलर 60 FPS देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 6 GB स्टोरेज वाला ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करें। तो वहीं पे अगर आप ठीक ठाक गेमिंग करना चाहते हैं यानी कि 1080p पे मीडियम रेजोल्यूशन में या फिर हाई एचडी टेक्सचर पैक्स के साथ कोई भी गेम खेलना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 GB मेमोरी वाला ग्राफिक कार्ड चूज करना पड़ेगा ताकि आप एक रीजनेबल फ्रेम रेट्स पर अपनी गेमिंग को कर सकें, आपको कोई लैग या फिर रेंडर इशू देखने को ना मिले। और वहीं पे अगर आप 4K में गेमिंग करना चाहते हैं, वीआर का सपोर्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने गेम को अल्ट्रा एचडी पर खेलें, आपकी हाई स्पेसिफिकेशंस पर खेलें या फिर 1440p या 2K या 4K में अपने गेम को रन कर सकें और 144 से लेकर 240 हर्ट्ज तक का आपका मॉनिटर है और आप चाहते हैं आपको जो परफॉर्मेंस मिले वो एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस हो और आपके फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल भी ना हो और आपकी जो क्वालिटी हो वो अल्ट्रा एचडी हो, तो आपको ग्राफिक कार्ड जो सेलेक्ट करना है उसमें एटलीस्ट 8 GB मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ग्राफिक कार्ड में उससे कम मेमोरी होगी तो आप उसमें कोई भी गेम को 4K तक नहीं चला सकते हैं, आपको 60 FPS से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप कोई 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं अच्छे गेम्स के अंदर। तो वहीं पर बात आती है कनेक्टिविटी के बारे में कि आपने जो मॉनिटर यूज़ किया है और आप जो ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको वो सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं जो आप अपने डिस्प्ले के साथ बिना किसी अडेप्टर के कनेक्ट कर सकें। यानी कि अगर आपके डिस्प्ले में सिर्फ डिस्प्ले पोर्ट है और आपके ग्राफिक कार्ड में आपको डिस्प्ले का पोर्ट नहीं मिलता है तो आपको एक कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा अपने ग्राफिक कार्ड के HDMI पोर्ट से अपने मॉनिटर के डिस्प्ले पोर्ट यानी कि DP पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए। तो आप जब भी कोई ग्राफिक कार्ड खरीदें तो आप चेक कर लें कि आपने जो मॉनिटर सेलेक्ट किया है उसमें आपको वो सेम पोर्ट मिल जाता है जो आपके ग्राफिक कार्ड में है, ताकि आप अपनी जो वीडियो आउटपुट है उसको सही तरीके से अपने मॉनिटर में बिना किसी अडेप्टर के पहुंचा सकें। तो जब भी आप कोई ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके ग्राफिक कार्ड का साइज़ क्या होने वाला है और जो मदरबोर्ड आपने चूज़ किया है और जो केस आपने चूज़ किया है आपका ग्राफिक कार्ड उसमें फिट होगा या नहीं, क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो आपको अलग अलग साइजेस में देखने को मिलते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के। जो ग्राफिक कार्ड के अलग अलग मॉडल्स हैं उनका भी साइज़ अलग अलग होता है, तो आप जो भी मदरबोर्ड चूज़ कर रहे हैं अगर उसका साइज़ छोटा होगा और उसमें स्पेस कम होगा तो आप अपने ग्राफिक कार्ड को फिट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप कोई ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो मदरबोर्ड चूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो केस चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका ग्राफिक कार्ड अच्छे से फिट हो जाएगा या नहीं होगा। तो जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो एक अच्छी खासी पावर ड्रॉ करता है आपकी पावर सप्लाई से। तो आप जब भी कोई ग्राफिक कार्ड खरीदें तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपको जो उसमें पिन कनेक्टर मिल रहा है वो 6 पिन कनेक्टर है या 8 पिन कनेक्टर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पावर सप्लाईज हैं जिसमें आपको सिर्फ 6 पिन कनेक्टर तक ही देखने को मिलता है और बहुत सारी ऐसी पावर सप्लाई है जिसमें आपको सभी 8 पिन कनेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप अपना ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करें तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके पावर सप्लाई में वो कनेक्टर है जो आप अपने ग्राफिक कार्ड में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ग्राफिक कार्ड को पावर करने के लिए अपनी पावर सप्लाई से डायरेक्ट पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहे वो 6 पिन कनेक्टर के थ्रू हो चाहे वो 8 पिन कनेक्टर के थ्रू हो। तो वहीं पे बात आती है TDP के बारे में यानी कि थर्मल पावर डिजाइन के बारे में कि आपका ग्राफिक कार्ड स्टॉक सेटिंग्स पे कितनी पावर ड्रॉ करने वाला है, आपकी
पावर सप्लाई से। तो जब भी आप कोई ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए उसका टीडीपी यानी कि मैक्सिमम वॉट्स रिक्वायर्ड, यानी कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज आपके ग्राफिक कार्ड को चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई पावर सप्लाई सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऐसी पावर सप्लाई सेलेक्ट करनी है जो आपके सारे कंपोनेंट्स को एक सही तरीके से पावर डिलीवर कर सके। यानी कि अगर आप जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं उसमें आपकी टोटल पावर रिक्वायरमेंट 400 वॉट है तो आपको एटलीस्ट 600 वॉट की पावर सप्लाई यूज करनी चाहिए, ताकि आपके पास हेडरूम हो अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड को या सीपीयू को ओवरक्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ मार्जिन तक जाना चाहते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी पावर सप्लाई फ्यूचर प्रूफ हो, अगर आपको कोई फ्यूचर में अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना पड़े या फिर एक और ग्राफिक कार्ड लगाना पड़े, तो आपको मिनिमम 800 वॉट वाली पावर सप्लाई यूज करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप अपने ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट करें तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो आपके जो ग्राफिक कार्ड की या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट से कम हो। यानी कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो है 400 वॉट और आप जो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो 350 वॉट की है, तो आपका जो पावर सप्लाई है वो आपके सिस्टम के लोड को उठा नहीं पाएगा और आपका सिस्टम सही तरीके से रन भी नहीं होगा। तो यहीं पे बात आती है क्लॉक स्पीड की, क्योंकि बहुत सारे जो यूजर्स हैं क्लॉक स्पीड और रैम को देख करके ही अपने ग्राफिक कार्ड को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड में एक तो बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, एक बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। जो बेस क्लॉक स्पीड होती है वो क्लॉक स्पीड होती है जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड मिनिमम स्पीड पे रन होता है, और बूस्ट क्लॉक स्पीड वो क्लॉक स्पीड होती है जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड उस मैक्सिमम क्लॉक स्पीड तक रन होता है। तो जो क्लॉक स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर आपकी जो एनकोडिंग और डिकोडिंग होने वाली है वो उस क्लॉक स्पीड पर ही डिपेंड करती है कि कितने इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपका ग्राफिक कार्ड फैच करने वाला है। उसी से आपका आउटपुट भी डिसाइड होता है, क्योंकि जितना फास्ट आपका ग्राफिक कार्ड चलेगा उतनी ही अच्छी आपकी आउटपुट होगा। लेकिन ये सिर्फ आपके क्लॉक स्पीड पर ही नहीं मैटर करता है, आपके कूडा कोर्स या फिर स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स पर भी डिपेंड करता है, और आपका ग्राफिक कार्ड की स्टोरेज पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप कम स्टोरेज वाला ग्राफिक कार्ड लेते हैं और उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो वो उतने इंस्ट्रक्शंस उसको पहुंचा ही नहीं सकता है कि जितनी स्पीड से वो उन सब इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहा है। वहीं पे अगर आपकी रैम ज़्यादा है और आपकी फ्रिक्वेंसी कम है तो आपकी रैम में जो इंस्ट्रक्शंस है वो रुके रहेंगे, आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो उन इंस्ट्रक्शंस को धीरे धीरे फैच करेगा या आउटपुट करेगा। तो वहीं पे आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपने क्लॉक स्पीड और अपने रैम के बीच में। तो अब बात आती है कूडा कोर्स और स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स के बारे में। तो जो कूडा कोर्स हैं वो आपको एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलते हैं और स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स आपको एएमडी के ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोनों सेम ही चीज़ें हैं, जो कि आपके जैसे कि आपके प्रोसेसर के कोर्स होते हैं ऐसे ही आपके जीपीयू में भी कोर्स होते हैं। लेकिन जो आपके ग्राफिक कार्ड के कोर्स होते हैं वो 100 से लेके 1000 तक होते हैं। वहीं पे आपको सीपीयू में बहुत कम कोर्स मिलते हैं, जैसे कि 4, 8, 16, 32 या 64 कोर्स। तो जितने ज़्यादा आपके उसमें कोर्स होंगे आपका ग्राफिक कार्ड उतने इंस्ट्रक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा कोर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ग्राफिक कार्ड ज़्यादा टीडियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करता है, वो सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है। और एक ग्राफिक कार्ड पैरेलल में रन होता है, मतलब कि आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, उनको एक साथ फैच करता है। वहीं पे जो आपका सीपीयू है वो एक एक इंस्ट्रक्शंस को एक एक कोर के थ्रू सॉल्व करता है, और जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कूडा कोर्स और स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है और उसमें एक अच्छी मेमोरी है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कम कूडा कोर्स या ज़्यादा कम स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स वाला कोई भी ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसमें डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो आपको तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो वहीं पे बात आती है मॉडर्न डे ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, जिसमें आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये आपको सिर्फ एनवीडिया के हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलता है, जो कि RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आप कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट चाहिए तो आपको RTX की तरफ जाना होगा, जो कि AMD के ग्राफिक कार्ड्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।